बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो चैप्टर नंबर 6 है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन का है, इसमें से हम देखते हैं कि बोर्ड पेपर्स में कौन से एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो इसका जो सबसे पहला एमसीक्यूज पूछा गया वो ये कह रहे हैं, अगर हमारे पास a n-3 बराबर हो 2n-5 के, तो फिर आप बताएं कि सेवन्थ टर्म किसके इक्वल आएगी। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व करें। मसलन ये लिखा है a n-3 ये बराबर है 2n-5 के। अब आपने सेवन्थ टर्म बनानी है, यानी कि a7 निकालना, तो n की जगह पर हमें 10 लिखना पड़ेगा। तो n की जगह पर अगर मैं 10 लिखूंगा तो 10 में से 3 निकालेंगे तो 7 आएगा ना, इसलिए n की जगह पर 10 लिखना पड़ेगा। तो इधर भी n है, इधर भी हम 10 लिख देंगे और ये आ जाएगा -5। अब ये बन गया a7 जो कि बराबर है 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 -5, तो इसका आंसर कितना आ गया जी 15। तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास an-2 बराबर है 2n-11 के, तो 6 टर्म निकालें। तो अगर हमने 6वीं टर्म निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मसलन इस जगह पर हम लिखते हैं, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले ये दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, इस जगह पर मैं लिख देता हूँ a n-2 ये बराबर है 3n-11 के। अब n की जगह पर हम लिखेंगे 8, क्योंकि 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 टर्म आएगी। तो ये आ जाएगा 8-2, ये आ गया जी हमारे पास 3 × 8 - 11। तो ये बन गया a6। ये और जब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24। 24 में से आपने 11 निकालने हैं, तो जब 24 में से 11 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो ये इसका आंसर होगा। तो अब वो कह रहे हैं कि बताएं, ये जो हमारे पास एक सीक्वेंस दी गई है 1 - 3 5 -7, तो इसकी 8वीं टर्म किसके बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। मसलन इस जगह पर मैं लिखता हूँ 1, फिर -3, उसके बाद 5 लिखा हुआ है, फिर -7। अब इसके आगे हमने 8वीं टर्म निकालनी है। तो ये हमारे पास 5वीं बन गई, ये 6ठी, फिर ये 7वीं, और इस जगह पर ये 8वीं टर्म बन जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमने चीज देखनी है वो ये है कि अगर इधर से इधर हम आ रहे हैं, एक टर्म छोड़ के आ रहे हैं, तो इसमें +4 हो रहा है। मसलन 1 से 5 किस तरह बनता है, +4 से। अब दोबारा इसमें +4 करेंगे। अगर 5 में 4 ऐड करें कितना आ जाएगा 9। 9 में फिर हम 4 ऐड करें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसी तरह इसको और इसको देखें तो इसमें हमें -4 करना पड़ रहा है, यानी कि -3 -4 -7। अब -7 में दोबारा हम -4 करेंगे, ये बन जाएगा -11। अब -11 में जब दोबारा -4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -15। तो इधर से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर है ये किसके बराबर आ जाएगा जी -15 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो सीक्वेंस है इसको डिनोट करने का कौन सा तरीका है। तो ए एन लिखते हैं या समेशन ए एन लिखते हैं, ए एन को सेट वाली ब्रैकेट में लिखते हैं, या एस एन जो है वो सेट वाली ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसमें से कौन सा तरीका है। तो इसमें ये वाला जो तरीका है ये ठीक है। और ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 203 के ऊपर ये उन्होंने बताया हुआ है, यानी कि पेज नंबर 302 के ऊपर उन्होंने ये बात बताई हुई है कि जो सीक्वेंस है उसको इस तरीके से जाहिर किया जाता है, यानी कि ए एन और साथ ब्रैकेट लगा दी जाती है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं अगर ये हमारे पास एक सीक्वेंस हो 1 3 6 10, तो इससे नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो कितने का फर्क है, 2 जमा हो रहा है। अच्छा, इसमें कितने जमा हो रहा है, 3 में फिर 3 जमा किया तो 6 हो गया। अच्छा, 6 में अगर हम 4 जमा करें
तो 10 आ जाते हैं। अब 10 में हमने क्या जमा करना है, 5 जमा करना है। अगर 10 में 5 जमा करें तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, 15 है। तो इस तरह ये आपने जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना था। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी उसके साथ के ये वो कह रहे हैं, अगर हमारे पास 7 हो, फिर 9 हो, फिर 12 हो, तो बताएं इससे आगे जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या आएगी। अच्छा, अगर 7 से अगर हमने 9 तक जाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, 2 ऐड करना पड़ता है। अच्छा, अब 9 से 12 जाएंगे, 3 ऐड करना पड़ेगा। अब 12 से जब आगे हमने मूव करना है तो हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। अगर 4 ऐड करें तो 12 में 4 ऐड करें तो कितना बन जाता है, 16। तो इस तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर कह रहे हैं ये हमारे पास एक कंडीशन गिवन है। इसके मुताबिक आप ये बताएं A5 जो है वो किसके बराबर होगा, जबकि A4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 14 दी हुई है। तो आपने n की जगह पुट कर देना है, 5 पुट कर देना है। ये बन जाएगा A5, फिर माइनस n-1, यानी कि 5-1 लिखेंगे। और आगे हम लिख देंगे 5+1। ये जो 5+1 यानी कहने की जगह पर 5 लिखा है, ये बन गया A5, जो कि बराबर होगा, 5 में से 1 निकालेंगे 4, और 5+1 कितना हो गया, 6। अब A4 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 14, तो A5 माइनस A4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 14, और ये किसके बराबर है, 6 के। अब ये जो 14 है, -14, इसने दूसरी तरफ जाकर +14 हो जाना है। तो ये हमारे पास A5 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा जी, 20 के बराबर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, यानी कि A5 किसके बराबर आ गया जी, 20 के बराबर आ गया। तो इस जगह पर ये ऑप्शन गिवन है, तो इसका ये आंसर होगा। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास कंडीशन गिवन है कि an ये किसके बराबर है, -1, और इसकी पावर है n+1। अब कहते हैं जी 26 नंबर वाली टर्म बताएं, तो n को 26 पुट कर देंगे, ए और नीचे आ जाएगा 26, और ये आ जाएगा -1 की पावर 26+1। ये आ गया जी -1 की पावर 27। अब 27 क्योंकि एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हो तो वो माइनस ब्रैकेट वाला माइनस खत्म नहीं करता है, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा -1। तो यही जवाब इस जगह पर लिखा हुआ है। तो इस तरह आपने इसका आंसर जो है वो बताना है। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपने A4 की वैल्यू निकालनी है। तो सेम इसी तरह आपने n की जगह पर 4 पुट कर देना। तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 की पावर 4-1, यानी कि 3 हो गया। और इस जगह पर क्या आ गया, 4, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 × 4+1। अच्छा, अब -1 की पावर 3 है तो वो तो माइनस आएगा, और साथ क्या आ जाएगा, 4, और नीचे 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और एक 9। तो ये आ जाएगा ऊपर, ये -1 और 4 मल्टीप्लाई होगा, -4, और नीचे आ जाएगा 9। तो ये इसका आंसर ठीक है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि इसकी आपने नामी टर्म निकालनी है। तो अगर देखें 1/3, 1/5, 1/7, इससे अगली टर्म क्या आएगी, 1/9। फिर इससे आगे क्या आ जाएगा, 1/11, फिर उससे आगे 1/13, फिर 1/15, 1/17, फिर आ जाएगा 1/19। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं और नौवीं। तो ये जो नामी टर्म है ये हमारे पास आ जाएगी, यानी कि नीचे ऑड नंबर हैं, या नीचे वाली टर्म्स में आप दो दो का इजाफा करते जा रहे हैं, ऊपर वाली टर्म्स को सेम रख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये nth टर्म है, यानी कि ये हमारे पास nth टर्म है, यानी कि an का ये फार्मूला है। तो an किसके बराबर है, 1/2 और 3 - n। अब आपने पहली 3 टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले आपने n को 1 पुट करना है, ये आ जाएगा 1/2, ये आ गया 3, -n की जगह पर लिखा 1। तो 1/2, 3 - 2 कितना हो गया,
3 माइनस वन वो 2 के बराबर हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो A1 हमारे पास आ गया 1। अब हमने n को 2 पुट करना है, तो जिस जगह पर 1 है अब उधर हम पुट कर देंगे 2। A2 इज इक्वल टू 1/2 और 3 - 2, तो 3 में से अगर 2 माइनस करें तो ऊपर कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इसका जवाब आ जाएगा 1/2। इसी तरह जब 3 को 3 पुट करेंगे, 3 - 3 0, तो 1/2 इंटू 0, तो A3 किसके बराबर आ जाएगा जी, 0 के बराबर आ जाएगा। एक ये आंसर आ गया, यानी कि ये 0 के बराबर है। एक आ गया 1/2 और एक आ गया 1। ये जो तीनों चीजें ये इस जगह पर लिखी हैं, 1, 1/2 और 0। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि बताएं nth टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो किसके बराबर होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला अक्सर हम क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल करते हैं। an किसके बराबर होता है, A1 प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। तो ये वाली ऑप्शन इसकी ठीक है, यानी कि जो nth टर्म है वो इस चीज के बराबर होती है। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं n+1th टर्म हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में n की जगह n+1 पुट कर देंगे, तो इस जगह पर n+1 आ गया। A1 ने A1 ही रहना है, तो n की जगह आपने लिखना है n+1, और ये जो -1 है ये इस जगह पर आ जाएगा, और ये d। अब ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा A1 प्लस ND। तो यही इस जगह पर लिखा हुआ है। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि बताएं फिफ्थ टर्म किसके बराबर है। तो इधर हम लिखेंगे A5, और ये लिख दिया 2, और n की जगह पर 5 प्लस 1, तो 2 5 10, इस जगह पर 10 आ गया, प्लस 1, तो 10 और 1 कितना होता है, 11। तो ये इसका आंसर आ गया। अब वो कह रहे हैं बताएं पांचवी टर्म किसके बराबर है। ये आ जाएगा A5 इज इक्वल टू 2 इंटू एन की जगह पर 5 प्लस 3, तो 2 5 10, और प्लस 3 ये कितना आ गया जी, 13। तो इस तरह ही इसका आंसर ये आ जाएगा 13। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अच्छा, अब उसके बाद इस चीज को सॉल्व करते हैं। कहते हैं बताएं अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1/2 एंड 1/4। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है कि अगर ए और बी हमें दिया हो तो हम लिखते हैं A+B डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये फार्मूला इसके ऊपर हम अप्लाई करने लगे हैं। तो ए से मुराद 1/2 है, 1/2 प्लस 1/4, और इन दोनों को फिर हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो अगर इसका मैं एलसीएम लूँ, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 2 और 4, इधर 2 आएगा और इधर 1 आ जाएगा। डिवाइड की जगह मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, और इसको लिख दूंगा 1/2। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 प्लस 1 3/4 मल्टीप्लाई 1/2। अब 3 ने 1 से मल्टीप्लाई होना, ऊपर 3 आ जाना, और 4 ने जब 2 से मल्टीप्लाई होना तो 8 आ जाना है, यानी कि 3/8 इसका आंसर है। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो ये क्या है, 3/8 है। अच्छा, उसके बाद अरिथमेटिक मीन ए और बी के दरमियान अगर अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो किस तरह निकाला जाता है, ये मैंने अभी ऊपर फार्मूला लिखा है A+B डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं अगर ये कामा लगा हुआ है, छोटा ए फिर कामा फिर बड़ा ए और बी, ये अगर हमारे पास चीजें दी हों और AP बराबर है 2A के बराबर हो, तो वो किसके बराबर होगा। तो वही फार्मूला कि A अरिथमेटिक मीन बराबर होता है A+B डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2A किसके बराबर होगा, A+B के बराबर होगा। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद आपको ये कह रहे हैं कि मसलन ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, इसका आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है। आप लेट ये कहें ये ए के बराबर है और ये बी के बराबर है, तो इन दोनों को जमा करेंगे और दो पर डिवाइड करेंगे, A+B डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा x-1 और फिर प्लस x+1, तो ये डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये पहली टर्म प्लस सेकंड टर्म। अब इसमें ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये आ गया x और x, 2x डिवाइडेड बाय 2, फिर 2 और 2 कैंसिल हो गए, और इधर क्या बच गया, x बच गया। तो ये हमारा आंसर आ गया जी x। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये चीज़ हो 1/a और 1/b हो, उसके दरमियान अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो उसका क्या फार्मूला होता है। तो मसलन 1/a फिर a और फिर 1/b, इसको सॉल्व करना हो तो दरमियान वाली चीज़ को हम इधर लिखेंगे
और इधर लिखेंगे 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसका अगर आप एलसीएम लें तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा ए बी। तो बी इधर चला जाएगा, ए इधर आ जाएगा, बी प्लस ए और नीचे 2। अब ये जो ए बी है ना, ये नीचे भी लिखा जा सकता है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं बी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2ab। तो इसको अगर मजीद अगर थोड़ा सा चेंज करके लिखें, बी प्लस ए को हम ए प्लस बी लिख लेंगे और नीचे क्या आ जाएगा 2ab। तो ये इसका जवाब बनेगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2ab। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं अरिथमेटिक मीन इन दोनों के दरमियान निकालना है। तो आप समझिए अगर इसके शुरू में कुछ नहीं है तो इस जगह पर क्या है 1 है। अब इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करते हैं। 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 प्लस 3 कितना होता है 4, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह इनका अपने अरिथमेटिक मीन निकालना है। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 4 और 4 को हमने 2 पे डिवाइड कर देना। तो जब 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर। इसी तरह इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो जो स्क्वायर रूट 5 है वो कॉमन आ जाएगा और पीछे क्या बचेगा 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। 3 प्लस 5 कितना होता है 8। 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट 5। ये इसका आंसर आ जाना है। अच्छा, उसके बाद आगे जी सीरीज वाले क्वेश्चन। इसके अंदर वो कह रहे हैं ये हमारे पास एक टर्म दी हुई है, कहते हैं 16 टर्म्स का क्या आंसर होगा। तो इसके ऊपर आपने ये फार्मूला लगाना है एस एन, ये बराबर होता है n/2। फिर आपने लिखना है 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। अब वो कह रहे हैं 16 टर्म्स का बताएं, तो आपने n की जगह 16 लगा देना। मसलन इधर आप लिख दें जी 16 डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 इंटू ए वन है पहली टर्म, ये ए1 होती है पहली टर्म। तो इधर हम लिखेंगे जी -3। अब 16 -1 कितना हो गया 15, क्योंकि n 16 था। और डी, इनके दरमियान आपने डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस किस तरह निकाला जाता है, डिफरेंस निकालने के लिए आप लिखेंगे -1, फिर माइनस फार्मूले का और -3। तो ये आ गया -1 प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 2। तो इस जगह पर आप लिख देंगे 15 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, अब अगर इसको मैं इस पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो -6 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 30। अब आपने 30 में से 6 को माइनस करना है, आ जाएगा 24। अब 24 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 4 ज़ा 32, 2 इधर आया और 3 कैरी आ गया। तो 4 2 ज़ा 16, 16 और 3 आ गया 19। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा 192। इस जगह पर अगर देखें तो ये 192 लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, बताएं ये कौन सी सीक्वेंस है। तो आपने इसको डिवाइड करके देखना है, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आंसर आया 2। अच्छा, अब आप 12 को डिवाइड करिए उससे, यानी कि 6 को आपने, यानी कि इसके अंदर आपने क्या करना होता है, अगली टर्म डिवाइडेड बाय उससे पिछली टर्म करनी होती है। तो इसकी अगली टर्म क्या है 12, उसको डिवाइड करना उससे पिछली टर्म से। तो इसका भी आंसर कितना आ जाता है 2। इसको कहते हैं रेशो। आपने दो जो टर्म्स हैं इनकी रेशो लेनी होती है। इसकी रेशो ली 2, जवाब आया। इसकी और इसकी रेशो ली, इसका जवाब 2 आया। और अगर कॉमन रेशो सेम आए तो वो क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। और जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसका फार्मूला आपने याद रखना है, अक्सर क्वेश्चन में ये इस्तेमाल भी होता है। an = a1 r⁻n-1। तो ये फार्मूला इसका होता है। इसके मुताबिक अगर हम देखें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है an किसके बराबर है a1 r⁻n-1 के। ये जो ऊपर फार्मूला लिखा है ना a1 + n-1 × d, ये होता है अरिथमेटिक
जो प्रोग्रेशन होती है या सीक्वेंस होती है उसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है और कॉमन रेशो सेम हो तो फिर ये फार्मूला लगता है। उसके बाद ये कह रहे हैं अगर A1 और R जो है ना फर्स्ट टर्म है और R हमारे पास कॉमन रेशियो है, तो बताएं ये किसके बराबर होगी, ये वाली जो टर्म है ये किसके बराबर होगी। पहले तो हम फार्मूला लिखते हैं, ये जो ऊपर हमने लिखा हुआ है AN, ये बराबर होते हैं A1 प्लस R की पावर N-1। अब N को आपने रिप्लेस कर देना है N+1 से, तो जहाँ जहाँ N लिखा है उधर लिखते हैं N+1। तो इधर भी हम लिखेंगे N+1 और ये जो आगे -1 है इस जगह पर आ जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा A1 R की पावर N। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अब उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको देखते हैं। कहते हैं नो टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन बी जीरो। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म क्या नहीं हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती है। क्यों? अगर वो जीरो हो गया तो उसमें हमने रेशो लेनी होती है। जब रेशो लेंगे तो वो जो है कॉमन, जब हम रेशो निकालेंगे तो अगर जीरो किसी चीज़ से डिवाइड हो जाए तो जवाब अनडिफाइन हो जाता है। तो इसके अंदर जो आर की वैल्यू आती है वो क्या लें कि ग्रेटर देन 1 होती है, तो वो जीरो कभी भी नहीं आती है, तो इसकी कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी। तो ये आपने एक पॉइंट जो है ना, पॉइंट ये जो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर लिखा हुआ है इसको अच्छी तरह याद रखना है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म जो है वो जीरो नहीं हो सकती है। तो जीरो के अलावा आप कोई और नंबर लिख सकते हैं लेकिन जीरो नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि बताएं ये कौन सी आपके पास एक सीक्वेंस दी हुई है, इसके बारे में बताएं। तो इसकी आपने ना रेशो लेनी है। अगर रेशो सेम हो तो फिर ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। मसलन अगली टर्म डिवाइडेड बाय उससे पिछली टर्म। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 5/4 और इधर आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे और रेसिप्रोकल, तो इसका जवाब कितना आया, 1/4 आ गया। अच्छा, अगर अब ये वाली दो टर्म्स हम लें, मसलन 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2, तो इसको अगर हम सॉल्व करें ये आएगा 5/4 मल्टीप्लाई 2/4। इस जगह पर हम लिख देंगे ये वाला, ये वाली टर्म लिखी 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2, तो वो 2/5 हो गया। ये और ये कैंसिल हो गया। जब इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो जवाब आएगा 2/4 और जवाब आ गया 1/2। तो ये वाला जो है ना, इस जगह पर हमने थोड़ी सी गलती की है। ये लिखना था 5/2, इस जगह पर हमने क्या लिखना था, 5/2। तो इस जगह पर भी 2 आना था, इसका जवाब क्या आ जाना था, 1/2। अब इसका भी जवाब 1/2 आया और इसका भी जवाब 1/2 आया, यानी कि जो रेशो है दोनों की कॉमन रेशो सेम आई है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, अब उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जो कॉमन रेशियो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो अगला नंबर लेना होता है वो मल्टीप्लाई करके लेना होता है। मसलन अगर यहाँ पर लिखा है ना 2 और मैं कहता हूँ कॉमन रेशियो इसकी 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर कॉमन रेशियो से हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी कि ये 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास अगला नंबर आर होता है, किसके अंदर, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर। तो अगर ये चीज क्या है कि जीरो हो तो वो तो अगला नंबर आएगा ही नहीं। तो इस वजह से हम कहते हैं जो कॉमन रेशियो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये अगला नंबर मल्टीप्लाई करने से आता है, और अगर हम इसकी रेशियो लें मसलन 4/2 करें फिर भी 2 आएगा। अगर अभी ये हमने करके देखा, इसी तरह 8 को 4 पर डिवाइड करें तो इसका भी आंसर 2 आएगा। 16 को अगर 8 पर डिवाइड करें तो इसका भी आंसर 2 आएगा। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। तो इसके अंदर जो है कॉमन रेशियो वो जीरो नहीं हो सकती है, वो क्या है कि कोई पॉजिटिव नंबर होती है। तो ये इसका जवाब है कि उसको आप जीरो नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी लेना, वो किसके बराबर होगा। तो अगर होना यानी कि खाली ज्योमेट्रिक मीन लेना हो तो फिर आप यूं लिखते हैं ए बी और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। लेकिन जब आएगा ना लफ्ज nth रूट तो इसके ऊपर आप लगाएंगे n,
तो ये बन जाएगा ए बी, और अगर इस nth रूट को दूसरी तरह लिखें तो ये बन जाएगा 1/n बन जाएगा। तो इसको इस तरह आपने लिखना है। अब ज्योमेट्रिक मीन लेना है इन दोनों के दरमियान, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है ए और बी। अब ए की जगह लिखेंगे 1/a और बी की जगह लिखेंगे 1/b। तो साथ इस जगह पर प्लस माइनस भी होता है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ये ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसका आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन बराबर आ जाएगा जी प्लस माइनस 2 अयोटा और 8 अयोटा। ये बन जाएगा जी प्लस माइनस, और ये बन गया जी 16 अयोटा स्केयर। तो जो 16 अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है जी, -1 के बराबर होता है। ये -16 आ गया। अब अगर स्केयर रूट के अंदर माइनस लिखा हो तो वो आपको पता होना चाहिए वो अयोटा के बराबर होता है। तो इसका जवाब आ जाएगा +-16 का बन गया 4, और जो स्केयर रूट में माइनस होता है वो अयोटा के बराबर होता है। उसकी वजह ये है कि स्केयर रूट यानी कि अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। अगर हम इसके ऊपर स्केयर रूट लें तो अयोटा बराबर आ जाता है स्केयर रूट के अंदर -1। तो स्केयर रूट के अंदर -1 हो तो उसकी जगह अयोटा लिखा जा सकता है। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, अगर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इसी तरह इसने मल्टीप्लाई होना, तो ये इसके साथ माइनस आएगा, तो वो माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो इसका जवाब आ जाएगा +-√16, तो वो 4 के बराबर हो जाएगा। यानी कि सेम इसी तरह होना, सिर्फ एक इसके 2 के साथ आपने माइनस लगाना, तो ये फिर -16 बन रहा है। अगर ये रकम हो तो वो फिर +16 बन जाएगा। अब कह रहे हैं 1 और 16 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन निकालें। 1 × 16, तो ये कितना आ जाएगा 16 का बन जाएगा जी, साथ शुरू में प्लस माइनस होता है, तो जवाब आ जाएगा जी +-4 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 4 और 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करें, 4 × 16, तो सात बार प्लस माइनस है, तो ये हमारे पास आता है 64, और 64 का अगर हम स्केयर रूट लें तो वो आ जाता है +-8। ये हमारे पास आ जाएगा। 2 और 8 का अगर हम करें तो ये हमारे पास आ जाता है -16 और प्लस माइनस, और ये आ गया +-16 का 4 बन गया, और स्केयर रूट के अंदर माइनस है तो वो यूटा बन जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये ज्योमेट्रिक मीन्स के सम का फार्मूला, जिस तरह वो दूसरा सम था ना, ये n/2 टू a1 + n-1 × d, ये सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो उसकी टर्म्स थी उसका सम था। अब अगर आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, उसकी सम का जो फार्मूला है nth टर्म के सम का, वो ये होता है a × 1 - r⁻⁴ और 1 - r। इसके अंदर जो r है वो <<1 हो तो ये होता है, अगर r >1 हो तो ये चीज़ पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं। फिर आ जाना था r⁻n - 1, इसी तरह r-1 आ जाना था। अगर आपके पास r की वैल्यू यानी कि जो रेशो है, कॉमन रेशो, अगर वो 1 से बड़ी हो तो फिर ये फार्मूला चेंज हो जाता है। और वरना अगर आर की वैल्यू 1 से कम आए, मसलन 1/2 आ जाए, तो फिर ये फार्मूला होता है। तो इन तीनों में जो फार्मूला है वो यही है। तो r⁻n - 1 अगर लिखा होता और साथ कंडीशन दी होती कि r >1 है, तो फिर आपने ये वो नया वाला फार्मूला लगाना था। अभी फिलहाल हम ये वाला फार्मूला बताएंगे। ये होता है अरिथमेटिक मीन का, और ये होता है हार्मोनिक मीन का, और ये अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसके सम का फार्मूला होता है nth टर्म के सम का। अब यही आ रहा है कि अगर r <<1 हो तो फिर आपने बताना है किसके बराबर, लेकिन साथ कंडीशन ये बताई है। इसके अंदर हमें nth टर्म का नहीं पता है। अगर n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी हो तो फिर ये फार्मूला बन जाता है। तो इसके अंदर फिर हम वो चीज़ नहीं लिखते हैं कि 1 - r⁻n। अगर nth टर्म का पता हो तो फिर हम ये फार्मूला लिखते हैं। अगर n बिलोंग्स टू या अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो फिर ये वाला फार्मूला इसका बन जाता है। तो ऊपर से ये वाली जो टर्म है ये खत्म हो जाती है। अच्छा, अब उसके बाद इससे नेक्स्ट है इनफिनाइट ज्योमेट्रिक। इनफिनाइट का मतलब यही है कि एन
अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो उसका भी हमने बताया कि इसको हम लिखते हैं A1 लिख लें या A लिख लें, इन दोनों का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, A1 या A दोनों का मतलब फर्स्ट टर्म है, तो यही इसका फार्मूला आ जाएगा। है ये जिस तरह लिखा हुआ है ना r⁻n-1, ये उस सूरत में होता है अगर r ग्रेटर देन 1 हो, फिर सम ऑफ nth टर्म जो ज्योमेट्रिक सीरीज की सम ऑफ nth टर्म है उसका ये फार्मूला बनता है। तो इनफिनाइट जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये वैलिड कब होती है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। जब r की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस होगी, जिस तरह ये वाला हमने क्वेश्चन किया है ना, ये जवाब आया, इसके अंदर आर बाद में लिखा हुआ है। अगर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो इसके अंदर 1 - r है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, जो छोटी चीज होती है वो 1 के बाद लिखते हैं, उसको 1 में से माइनस करते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपने अच्छी तरह याद रखना है कि अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये तब वैलिड होती है, वरना इसका जवाब ठीक नहीं आता है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसको आपने वो कह रहे हैं कि बताएं, ये जो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जो कि इनफिनाइट है, बिलोंग्स टू या अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये कन्वर्जेंट कब कब होगी। तो जो बुक का पेज नंबर 212 है, ये जो पेज नंबर है इसके ऊपर इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि ये कन्वर्जेंट कब होती है। तो ये कन्वर्जेंट उस वक्त होती है जब आर की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ये क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। और अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। अच्छा, उसके बाद हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला होता है 2ab डिवाइडेड बाय a+b। ये आपने याद रखना है कि ये हार्मोनिक मीन जो है वो इस चीज के बराबर होता है 2ab डिवाइडेड बाय a+b। अगर अरिथमेटिक मीन होता तो वो बराबर होना था a+b डिवाइडेड बाय 2, और अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन था तो उसके लिए हमने कहना था प्लस माइनस स्क्वायर रूट a और b। तो ये 3 फार्मूले होते हैं, तो हार्मोनिक मीन का ये वाला फार्मूला जो इस जगह पर लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, इसके अंदर भी यही है। ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला। तो अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल ले लें तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाता है। मसलन अगर लिखा हो हमारे पास कोई नंबर है मसलन 2 है, फिर इसमें अगर मैं 3 3 ऐड करता जाऊँ ये 5 हो गया, फिर उसके बाद इसमें फिर मैं 3 ऐड करूँ तो ये 8 हो गया, ये 11 हो गया। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, तो ये हमारे पास HP बन जाती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये AP है, और ये HP है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो ये कह रहे हैं अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हम रेसिप्रोकल लें तो वो क्या बन जाती है, तो हमें पता अगर रेसिप्रोकल लें तो वो क्या बन जाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम रेसिप्रोकल लें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाती है। और अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल लें तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। और इसके ऊपर जो फार्मूले आपने अप्लाई करने होते हैं ना वो इसी के करने होते हैं। इसका फार्मूला कौन सा है जी, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। जो हार्मोनिक है उसको पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करते हैं और फिर उसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं। अब जिस तरह ये है, इसका अगर मैं ये चीज किसके इक्वल होगी, तो ये चीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन के इक्वल होगी। क्यों, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल है। अगर इसका हम रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, तो वो क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये उसका रेसिप्रोकल है, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगी। अब आपने 3 और 7 का हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो इसका ये फार्मूला है, इस फार्मूले को अगर मैं इस जगह पर अप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a की जगह पर 3 और b की जगह पर 7, नीचे लिखेंगे 3 + 7। अच्छा, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया। अब चलें पहले इसको लिख लेते हैं, 7 3 = 21, और 2 को शुरू में लिखा रहने दिया, और नीचे कितना बन गया, 10। 2 1 2, 2 5 10, तो ये हमारे पास आ गया 21 डिवाइडेड बाई 5। तो यही इसका आंसर है, 21 डिवाइडेड बाई 5।
अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहते हैं जी स्केयर किसके बराबर होता है। तो ये आपने याद रखना है कि जी स्केयर बराबर होता है ए मल्टीप्लाई एच। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मसलन ए किसके बराबर है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, और एच किसके बराबर होता है, टू ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, टू और टू कैंसिल हो जाता है, पीछे बचता है ए बी। तो ये आंसर आए। अच्छा, अगर मैं जी का स्केयर करूं तो जी किसके बराबर होता है, प्लस माइनस स्केयर रूट ए बी। और अगर मैं इसका स्केयर करूं तो ये भी किसके बराबर आता है, ए बी के बराबर आता है। तो यहाँ से मुझे ये पता चला ये जो ए मल्टीप्लाई एच है ये किसके बराबर होता है, जी स्केयर के बराबर होता है। तो जी स्केयर बराबर आ गया ए मल्टीप्लाई एच के। तो ये इसका आंसर है। अब कह रहे हैं बताएं जी और एच किसके बराबर आएगा। अच्छा, जी स्केयर बराबर है ए मल्टीप्लाई एच। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, जी जी मल्टीप्लाई है ए मल्टीप्लाई एच। तो ये अब मैंने बनाना है जी और एच। तो ये वाला जो एच है इस जी के नीचे आ गया, और ये जो ए के नीचे ये वाला जी आ गया। तो ये आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय जी, यानी कि ये आ गया। अगर जी ओवर एच है ये किसके बराबर आ जाएगा, ए ओवर जी के बराबर आ जाएगा। इसी तरह वो ये कह रहे हैं अगर ए जी एच ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक मीन है तो बताएं जी स्केयर किसके बराबर होता है। ये भी हम लोग लिखे जी स्केयर बराबर होता है ए एच के। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन है जरा अहम क्वेश्चन है। तो वो कह रहे हैं अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं, कौन से हैं, पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर हो तो फिर इसके दरमियान ये वाली साइन आएगा, ए ग्रेटर देन जी और जी ग्रेटर देन एच। अगर इस जगह पर होता ना नेगेटिव रियल नंबर, कि नेगेटिव रियल नंबर है तो ये वाले साइन इस तरह आ जाने थे, लेस देन वाले आ जाने थे। तो इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। तो ये मैं इधर आपको निशान भी लगा के और स्टार बना दिया ताकि याद रहे कि अगर ये क्या हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो तो फिर ये वाला साइन आएगा, ग्रेटर देन वाला साइन आएगा। और अगर यहाँ पर हो नेगेटिव रियल नंबर तो ये लेस देन वाला साइन आएगा। अब उससे जो अगला सवाल है ए जी एच आर इन, ये किसके अंदर होते हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होते हैं। मसलन इसका अगर आप इसके ऊपर अगर आप फार्मूला लगाएं ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले, यानी कि इसकी रेशियो निकालें, इसकी अगर मैं रेशियो निकाल लूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा, जी डिवाइडेड बाई ए। और अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं, पहले इसकी रेशियो निकाल ली है, अब इसकी मैं रेशियो निकाल लूँ तो वो क्या आएगा, एच डिवाइडेड बाय जी। तो ये दोनों क्या होती हैं, रेशियोज बराबर हैं। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसने इधर मल्टीप्लाई हो जाना, ये बन जाएगा जी मल्टीप्लाई जी, और ये आ गया ए एच। तो इसका मतलब जी स्केयर किसके बराबर आ गया, ए एच के बराबर आ गया। तो इसके अंदर हमने कॉमन रेशियो बराबर आई है। अगर कॉमन रेशियो बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ये किस में पाए जाते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पाए जाते हैं। क्या ए और बी इसके बराबर है, बताएं ए मल्टीप्लाई एच किसके बराबर होगा, ए मल्टीप्लाई एच बराबर होगा जी स्केयर के, और जी स्केयर किसके बराबर होता है, ए बी के। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। अच्छा, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको चंद फार्मूले बता देता हूँ जो कि इंतहाई अहम है, उनसे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो उन फार्मूलों को अगर हम देखें तो ये हमारे पास फार्मूले लिखे हुए हैं। इन फार्मूलों को आपने याद रखना है। मसलन इस जगह पर मैं अगर ढूंढ लूँ, ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये वाले। इसको अगर मैं बड़ा कर लूँ, ये आगे फार्मूले। हाँ जी, फार्मूला जो है इस जगह पर वो ये है कि अगर आपके पास ये चीज लिखी हो, इधर थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लूँ। हाँ जी, ये वाले अगर आपके पास लिखा हो इस तरीके से वन, फिर वन के बाद लिखा हो टू प्लस थ्री एंड सो ऑन, ये कहाँ तक, एन तक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि के की वैल्यू वन से लेकर एन तक। तो ये किसके बराबर होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। यानी कि ये आपने याद रखना है।
इसको अगर मैं किसी और कलर से लिखता हूँ, इससे लिख देता हूँ, इसकी थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर देता हूँ ताकि सही नजर आ जाए। अगर आपके पास ये चीज लिखी हो कि के की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, और इस जगह पर क्या लिखा हो, के लिखा हो, तो इसका आंसर आपके पास होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर इसके अंदर आ जाए, क्यूब आ जाए, जिस तरह ये है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड n का क्यूब, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर इस जगह पर पावर 3 हो तो फिर आपने इसका स्केयर ले लेना। तो इसका आप स्केयर भी लिख सकते हैं, और इसको आप अलहदा भी लिख सकते हैं, एन स्केयर, n+1 का स्केयर, और डिवाइडेड बाय 4 भी लिखा जा सकता है। ये 1 और यानी कि के और के क्यूब वाला सेम है। और जो के स्केयर है यानी कि 1 का स्केयर, 2 का स्केयर है, 3 का स्केयर एंड सो ऑन, के स्केयर, ये आपने याद रखना है। ये n+1 डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो इसके अंदर आपने लिखना है n+1, फिर ब्रैकेट में लिखना है 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये इसका फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है, यानी कि ये वाला फार्मूला के स्केयर वाला। उसके बाद के क्यू वाला मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा एक ये वाली भी चीज़ पेपर में पूछी जा सकती है कि a की पावर m - k - 1 की पावर m, ये n की पावर m के बराबर होता है। और उसके बाद अगर यहाँ पर 1 लिखा हो, यानी कि समेशन 1 से लेकर n तक, और इस जगह पर 1 लिखा हो, वो n के बराबर होता है। और अगर इस जगह पर k लिखा होता, इस तरह समेशन k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और इस जगह पर क्या लिखा होता है, k, तो वो होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। और इस जगह पर अगर 1 लिखा हो तो ये किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, इस जगह पर 1 लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। ये 1 लिखा है, ये भी n के बराबर होगा। तो ये 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, n का स्केयर, तो इसका मतलब ये बराबर है समेशन के बराबर है 1 से लेकर n तक। और इस जगह पर क्या, के स्केयर, अगर के स्केयर हो तो ये चीज इसके बराबर होती है। ये अभी मैंने आपको इस जगह पर बताई भी थी कि अगर ये चीज किसके बराबर हो, के स्केयर के बराबर हो, तो ये इस जगह पर आपको बताया था के स्केयर के बराबर हो, तो ये n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 के बराबर होता है। तो ये वाली इसका ये वाला जवाब आ गया। अब ये क्यूब है, ए क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, n क्यूब, तो इसके अंदर आप इसका जवाब ये वाला लिख सकेंगे, क्योंकि इसका आपने स्केयर लिया। किस जगह पर, ये वाली टर्म, जो टर्म थी ना, जो के वाली थी, n+1 डिवाइडेड बाई 2, इसका अगर हम स्केयर करेंगे तो n स्केयर, n+1 का स्केयर डिवाइडेड बाई 4 के बराबर हो जाएगा। ये इस जगह पर ये वाला है, जो इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। अब ये वाला क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है, इस वजह से ये इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद यानी कि इसका ये वाला जवाब बन गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये 1 है, 1 लिखा हो तो n होता है, के लिखा हो तो n और n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। और अगर के स्केयर लिखा हो तो फिर n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं। अगर के क्यूब लिखा हो तो वो n और n+1 डिवाइडेड बाई 2 लिख के इसका होल का स्केयर हम लिख लेते हैं। तो इस तरह ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, ये कंप्लीट हो गया। और उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।